नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 25वीं कड़ी है और उसमें हम बातचीत करेंगे आपसे। आपने देखा ना कि पिछले दो कड़ियों में मैंने थोड़ा सा विषय बदला था और उन दो कड़ियों में अब हम बता रहे हैं आपको कि जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद वो जो 11वां जैसे शेड्यूल है, मैंने आपसे बताया था कि 11वें शेड्यूल में गांव पंचायतों को 29 विभाग दिए गए हैं और उसी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में धारा 15 में उन्हीं 29 विभागों को भी दिया गया है। लेकिन फिर बार बार मैं इस बात को आपसे बताता हूँ कि उन 29 विभागों को जो दिया गया है गांव पंचायतों को, उसमें धारा 15 में ये कह दिया गया है कि ये सारे अधिकार जो 29 विभाग के हैं वो ग्राम पंचायतें इस्तेमाल करेंगी, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों के अधीन करेंगी। ये उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। तो ये जो व्यवस्था है वो बार बार हम यही कहते हैं कि ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, राज्य सरकारों के अधीन नहीं। क्योंकि अगर ऐसा आपने कर दिया तो राज्य सरकारों के अधीन का मतलब ये हुआ कि वो राज्य सरकार के विभाग की तरह काम कर रहा है। ये खत्म होना चाहिए। ये बार बार मैं आपको समझाता हूँ और हर कड़ी में जब भी मैं आपके सामने ये चर्चा करने आता हूँ तो इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आप इस बात को समझ लें कि गांव सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या ज़रूरत है गांव सरकार की। अब हमने पिछले दो कड़ी से हम ये बात चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, गांव सरकार बन गई। गांव सरकार बन जाने से आखिर में गांव सरकार बनने से फ़ायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, जिसको कि हम लोग बार बार कह रहे हैं गाँव सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी कड़ी में मैं इस वार्ता को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तक जो जो अनुसूची है 11वीं संविधान की, उसमें जो दिया गया विषय, पहला विषय था कि कृषि और दूसरा विषय था भूमि। उसी तरह से पंचायती राज अधिनियम में भी पहला था कृषि से संबंधित और भूमि के संबंधित। अब इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा विषय है कि जल मतलब उससे खेतों की जो सिंचाई है वो महत्वपूर्ण है और वो दिया गया है गांव को। सिंचाई तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन गांव को जो अधिकार दिया गया है वो लघु सिंचाई से संबंधित है। तो आज हम लघु सिंचाई से संबंधित बातें करेंगे। और आप जानते हैं कि कृषि का कोई महत्व ही नहीं है। अगर कृषि के लिए आपको क्या दो चीज़ें जरूर चाहिए, भूमि चाहिए, फिर वो कृषि के लिए भूमि कैसा उपजाऊ भूमि चाहिए, और कृषि के लिए ये दो चीज़ें अगर मिल भी जाएँ, मान ली भूमि मिल गया और उपजाऊ ज़मीन भी मिल गई, उपजाऊ है, फिर भी बिना जल के तो कृषि हो नहीं सकती। और जल एक ऐसा जीवन है, जल के तो जीवन है। जल केवल मनुष्य के लिए नहीं, सभी फसल के लिए भी, मनुष्य के लिए भी, हर प्राणियों के लिए बिना जल के तो उसका प्राण ही नहीं आ सकता। तो उसी तरह से कोई फसल का उत्पादन वह बिना जल के नहीं होता। और आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारी जो बहुत गरीबी थी आज़ादी के पहले, आप उसके पहले, क्योंकि उसमें हमारी जो सिंचाई के अभाव के कारण ही हम उत्पादन नहीं कर पाते थे और भूखमरी के कगार पे बहुत बार आ जाते थे। एक सामान्य बात थी कि सिंचाई की कमी के नाते हो नहीं पाता था और भूखमरी के कगार पे आ जाते थे। तो इस महत्व को, जल के महत्व को आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अब हम वो विषय की बता दें आपको, हम इसलिए बता दें, देखिए ये विषय ऐसे हैं कि आपको थोड़ा लगेगा कि ये तो बड़ा तकनीकी विषय है, जिसके बारे में हम क्या समझ रहे हैं। कोई तकनीकी विषय नहीं है, क्योंकि जब आप पहले इन विषयों के बारे में आप जानेंगे कि गांव में इन क्या क्या विषय है जिसपे कि ग्राम पंचायतें कार्य कर सकती हैं, तभी आपको लगेगा कि गांव इन विषयों से के संबंध में जब ये गांव पंचायतें या गांव सरकार काम कर सकती है तो इसका फ़ायदा के बारे में तभी आप जान पाएंगे। अन्यथा आपको इसके फ़ायदे के बारे में समझ में नहीं आएगा। कि आप अगर जानेंगे नहीं कि क्या कर सकता है तो फिर उसका फ़ायदा क्या ले सकते हैं आप। किसी चीज़ के फ़ायदा तभी तो लेंगे ना कि जब उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो जब जानकारी कराने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप जानिए कि गांव को, पंचायतों को क्या अधिकार मिले हैं और वो अधिकार गांव पंचायत कैसे उसका प्रयोग करके गांव का लाभ को लाभान्वित कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें देखिए, पहला बात है कि जो लघु सिंचाई का में है,
तो संविधान में तो उन्होंने दिया है कि लघु सिंचाई, जल प्रबंध और तीसरा जल विभाजक क्षेत्र। अब ये क्षेत्र अभी हम इसको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन इन्हीं विषयों को जब भारत पंचायती राज अधिनियम जब बन गया तो उसमें इन्हीं विषयों को उन्होंने थोड़ा सा और विस्तार कर दिया, और वो आपको जानना जरूरी है कि ये विस्तार किया तो देखिए कितना क्षेत्र अधिकार गांव पंचायतों को उन्होंने दे रखा है। पहला है कि लघु सिंचाई परियोजना से जल वितरण के प्रबंध और सहायता। मतलब गांव में अगर कोई भी लघु सिंचाई परियोजना लगाई जाती है तो वो जल वितरण, उसका जल का कैसे वितरण किया जाएगा। मान लीजिए ट्यूबवेल लगा हुआ है तो ट्यूबवेल का, सरकारी ट्यूबवेल मान लीजिए, तो सरकारी ट्यूबवेल का पानी किसको जाए किसको न जाए, क्या नियम होंगे, कब से कब ट्यूबवेल खुले कब बंद हो, पहले आज किसको दिया जाए। ये आप लोगों को याद नहीं होगा, पहले जब नया बहुत पहले जब ट्यूबवेल आया तो उसमें उस पर बहुत सारे पानी को लेकर बहुत सारे झगड़े होते थे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को मर्डर हुए। मतलब बहुत खूनी मामला हो जाता था कि पहले हमारे खेत में पानी चाहिए, पहले हमारे खेत में जाना चाहिए। तो इसको, इस दृष्टि को लिखे हुए कि अगर कोई परियोजना चल रही है जल की तो उसका पानी का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये एक विषय उन्होंने डाला है। और फिर उस प्रबंधन में आप गांव के लोग कैसे, गांव पंचायतें सहायता कर सकती हैं, ये पहला विषय है। दूसरा है लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण। अब उसका वाले कोई लघु सिंचाई योजना है, उसका गांव पंचायत उसका निर्माण करना चाहती है, तो निर्माण, उसका मरम्मत, उसका अनुरक्षण और उसके लिए कोई नियम बनाना। तो ये गांव पंचायतों को दिया गया है कि ये गांव पंचायतें कर सकती हैं। आपने समझ लिया कि कोई भी अगर जल का व्यवस्था की गई है तो उसका प्रबंध करेंगे। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई नहीं लगा है तो आप खुद उस सिंचाई का निर्माण कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, उसका देख रेख कर सकते हैं और उसके अलावा उसके नियम बना सकते हैं कि कैसे नियम हो। ये गांव पंचायतों को अधिकार अभी मिला हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पहला चीज जान लीजिए कि लघु सिंचाई है क्या। लघु सिंचाई का ये मतलब है कि देखिए सिंचाई कई प्रकार की होती है। आप गांव में जो लोग जानते हैं कि सिंचाई के जो जल है, सिंचाई का मतलब पहला तो यही कि जल का स्रोत क्या है, जल कहाँ कहाँ मिलता है। पहला तो जल का सबसे बड़ा स्रोत है कि ज़मीन के नीचे जो जल है वो पर्याप्त संख्या में है, और ये एक स्रोत तो जल का नीचे से होता है। दूसरा जल का स्रोत होता है कि बरसात में पानी गिरता है। अब वो बरसात का पानी बहुत ज़्यादा गिरता है तो वो पानी जाता कहाँ है, इस पर कभी आपने विचार किया। वो नदियों में बह के जाता है, कुओं में जाता है, तालाबों में जाता है। ये पानी जगह जगह अपना पानी बह के जगह जगह वो जाता है। तो ये तो दूसरा वो स्रोत हो गया। तीसरा स्रोत है कि पहाड़ों में खास करके होता है कि झरनों में, पहाड़ों में बहुत पानी गिरता है और झरनों के माध्यम से वो पानी जाता है और उस झरनों से तमाम तरह फैलता है और कहीं कहीं झरने जो है नदी के रूप प्रकट कर लेते हैं और चलता है। तो ये जल के विभिन्न स्रोत हैं जो आपके सामने हैं। इन्हीं जल के स्रोतों को आपको अपने कृषि कार्य में उपयोग करना। अब क्षेत्र अलग अलग हैं, कहीं मैदानी। एक और स्रोत है कि ये जैसे बर्फ़ पिघलती है और वो पिघल के वो भी एक जल स्रोत बन जाती है। तो अब ये जो जल के तमाम स्रोत हैं, इन स्रोतों को सिंचाई के रूप में कैसे प्रयोग किया, इन स्रोतों से पानी लेके सिंचाई के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, इसी को आप कह सकते हैं कि ये जल सिंचाई है। तो अब ये सिंचाई में तीन तरह की सिंचाई होती है। एक लघु सिंचाई, देखिए छोटी सिंचाई के साधन है, और दूसरा है कि मेजर सिंचाई के प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई के प्रोजेक्ट और लघु सिंचाई के प्रोजेक्ट। एक और अब आ गया है माइक्रो सिंचाई का साधन आ गया। माइक्रो सिंचाई का मतलब सूक्ष्म सिंचाई का। तो हम आपको आज लघु सिंचाई में जब बात करेंगे तो लघु सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई क्या है इसको आप जान लीजिए। लघु सिंचाई में किसानों को लिए ये बात करके किया गया है कि जो बड़ी सिंचाई है, मतलब मेजर सिंचाई या मध्यम सिंचाई, मीडियम सिंचाई मान लीजिए,
तो या बड़ी सिंचाई या उसको कहते हैं कि मध्यम सिंचाई, तो उसमें तो बड़े बड़े नहर हैं, बड़े बड़े बांध हैं, बड़े बड़े ये नदियाँ हैं, वो सरकार उसकी व्यवस्था करती है कि उसके पानी को कैसे हम उपयोग करें। ये व्यवस्था वो सरकारें करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जो बंद बड़े बड़े बांध देखते हैं उसको, उन बांधों से बना के पानी रोक के और फिर उस पानी को नहर में भेजते हैं। और उसी तरह से तमाम नदियों पे छोटे छोटे बांध, छोटी छोटी नदियों पर भी बांध बना के उस पानी को लिफ्ट करके और छोटे छोटे नालों से और नहरों से इसको भेजते हैं। ये सब सरकारों का है, ये गांव वाले नहीं कर सकते। गांव वालों को क्या काम दिया गया है कि गांव वालों को ये काम दे दिया गया है कि जो अपने निजी वो अगर सिंचाई का स्रोत पैदा है वो पैदा करें, ताकि अपने खेतों में अपनी सिंचाई खुद कर सकें, स्वतंत्र रूप से कर सकें, उन पर किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। इसके लिए सबसे बड़ा उपयुक्त ये है कि जो ज़मीन के नीचे का जो जल है उसका वो उपयोग करें। इसी को आप कह सकते हैं कि यही लघु सिंचाई है। ज़मीन के नीचे जो पानी है, मतलब सतह, थोड़े बहुत सतह पे भी है, सतह बताएंगे, लेकिन ज़मीन के नीचे वाली जो पानी है उसी को लघु सिंचाई के श्रेणी में रखा गया है। इसको आप समझ लीजिए, बहुत साफ है। अब यही आप नहीं समझते हैं कि कौन लघु सिंचाई कौन है, बड़ी सिंचाई कौन है, मध्यम सिंचाई कौन है, लेकिन आप ही जान लीजिए कि ये लघु सिंचाई विभाग, अगर जितना अगर आप सुनते होंगे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में आगे लघु सिंचाई विभाग है, तो आपको पहली धारणा ये जाननी चाहिए कि ये लघु सिंचाई विभाग मुख्य रूप से हम बता रहे हैं, ये मुख्य रूप से ज़मीन के नीचे के पानी को जो किसान खुद निकालते हैं, वही वो कार्य ये लघु सिंचाई की श्रेणी में आता है। अब ज़मीन के पानी के नीचे निकालने का तरीका क्या है, तरीका क्या है, सभी आप जानते हैं कि उसको सिंचाई के लिए जो है किसी काम के लिए उसकी बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, बोरिंग करते हैं। ये मुख्य स्रोत है। डीजल पंप से स्रोत करते हैं, बिजली के पंप से निकलने लगा है, सोलर पंप से निकलने लगा है। तो इन स्रोतों से नीचे के वो पानी की निकाल के और अपने खेत में सिंचाई करते हैं। अब करीब करीब देखिए, जब से ये चीज़ें, ये व्यवस्था आई, तो करीब करीब जिसके पास भी थोड़ा बहुत खेत है वो लोग अपना डीजल वो बोरिंग करवा लिए हैं खेतों में, और खेतों में अपने पास डीजल पंप जिसके पास है खरीद लिया उन लोगों ने, तो डीजल पंप ले आके लगा देते हैं और वो अपना सिंचाई कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि बोरिंग तो करा लिए हैं खेत में, लेकिन वो किसी किराए पर डीजल पंप लाते हैं, और या बिजली के कनेक्शन, मान लीजिए जिन लोगों ने लिया तो बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं और वो जाकर बिजली की मोटर से करते हैं। अब सबसे ज़्यादा सुविधा आ गई है, अब सोलर पंप आ गए, तो आप सोलर के पंप लगाने से ये झंझट बिजली का भी खत्म हो गया और डीजल कम कर गया, और बहुत सफलतापूर्वक सोलर पंप अब सिंचाई के लिए उपयोग हो रहे हैं, और इसमें खर्चे भी कम है और झंझट भी नहीं है कि डीजल शहर से खरीद के लाइए या बिजली लाइन है कि नहीं है, ये सब झंझट भी खत्म हो गया। तो ये बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। तो अब ये इसके लिए ये जो लघु सिंचाई है इसकी जो व्यवस्था है, इसको उन्होंने कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं मान लीजिए हैं तो किसान खुद कर सकता है। और पहले जो शुरुआती दौर में जब किसान नहीं करता था तो सरकारी ट्यूबवेल लगाए थे। आपको याद होगा कि जो लोग जानते हैं पहले कि बहुत बड़ा ट्यूबवेल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार या हर सरकारों ने खोला था, और जिसमें ट्यूबवेल का इतना बड़ा विभाग था कि वो ट्यूबवेल के विभाग से जो सिंचाई होती चलती थी। और उस ट्यूबवेल में मैंने जैसे पहले अभी बताया कि पानी के लिए जितनी ज़बरदस्त मार होती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे आपराधिक उस ज़माने में ऐसे अपराध होते थे, लेकिन जब से लोगों ने अपना खुद का व्यवस्था कर लिया तब से अपराधों की कमी हो गई। ये इस तरह के अपराध अब नहीं होते। तो अब ये सिंचाई का, ये जो व्यक्तिगत सिंचाई है, ज़मीन के नीचे से साधन निकालना, पानी निकालना, इसको आप लघु सिंचाई के श्रेणी में मान सकते हैं। दूसरा ये लघु सिंचाई में वो भी आता है कि ये लघु सिंचाई में कि मान लीजिए पानी पहाड़ों के संदर्भ में कर रहे हैं कि बहुत पानी गिरता है। अब पानी गिर के चला सब बर्बाद हो जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे डैम बना के उन पानियों को रोकते हैं, और जब पानी रुक जाता है तो जब उनके सिंचाई का अवसर आता है तो उससे वो सिंचाई करते हैं। क्योंकि आप देखें कि पहाड़ों में तो ऊपर से पानी गिरता है, तेरे नीचे चला जाता है नदी में, वो बहुत बेकार हो जाता है। तो ये लघु सिंचाई के ये दो वो डैम बना के और नीचे पंपिंग सेट लगा के ट्यूबवेल गाड़ के इसे पानी निकालते हैं। अब इसी पानी को, इसी में यही गांव पर जग दिया गया है कि जैसे कैसे उसका संरक्षित करें पानी को। तो संरक्षित करना सबसे ज़्यादा बरसात के पानी को संरक्षित कैसे किया जाए।
और उसी संरक्षण में, पानी के संरक्षण में पानी को बचाना, पानी की एक एक बूंद आपको बचाना है, उसका उपयोग कृषि के लिए करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब पानी को कैसे बचाना है, बचाने के लिए ये मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं। गांव में बचाने को लोग डैम बना देते हैं, कुछ लोग तो पोखरे तालाब खुदवा देते हैं कि सिंचाई के लिए। अब हम पीने के पानी की बात नहीं करें, आपसे हम केवल सिंचाई के योग्य जो पानी हो सकता है उसी हम चर्चा कर रहे हैं। तो तालाब, पोखरे, ये डैम, इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जिससे कि आप पानी को बचा कर रख सकते हैं, और जब सिंचाई की जरूरत पड़े तो उसकी सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये पानी को जो हो क्या रहा है कि क्योंकि ज़मीन में तो पानी है, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन का पानी का लेवल घटता जा रहा है। तो घटता जा रहा क्यों? कि पानी जब निकलता जाएगा तो पहले लेयर का पानी खत्म हो गया। देखिए, पानी के बहुत लेयर हैं, ज़मीन बहुत अद्भुत चीज़ पृथ्वी है, इसको आप जान लीजिए। बहुत अद्भुत है ईश्वर ने या प्रकृति ने जो जिसने बनाया है कि जब तक इंसान को वो ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा ऐसा ही व्यवस्था बनाएंगे, इससे इंसान को कभी कमी नहीं होने देगी, अगर इंसान इसका सही ढंग से उपयोग करें और इसको बर्बाद ना करें, इसको नष्ट बस्ट ना करें। तो पानी के बहुत सारे लेयर हैं। कहीं 20 फीट पे पानी, पहले हम लोगों के यहाँ तो हम लोग देवरिया जिले के रहने वाले हैं और उधर का तराई का एरिया है, तो वहाँ तो पहले 10 फीट 15 फीट पे पानी मिल जाता था। अब वहाँ 20 फीट से नीचे गया, फिर 40 फीट गया। अब धीरे धीरे पानी का लेयर समझ लीजिए कि 50 फीट जा रहा है, कहीं 100 फीट, कहीं 150 फीट, कहीं 200 फीट। अब धीरे धीरे वो अगले लेयर के बाद एक लेयर का पानी खत्म हो रहा है, फिर दूसरे लेयर में जा रहा है, फिर तीसरे लेयर में, चौथे लेयर में, और इससे चला जाता है। पानी के संरक्षण के लिए ज़रूरी ये है कि उसको बचाने के लिए कि उस लेयर को हम इतनी कोशिश करेंगे जो बरसात का पानी है वो ज़मीन में जाए, वो बर्बाद हो। मतलब आपने बहुत सारे ज़मीन में अगर आप उस तरह की व्यवस्था नहीं रखे हैं, जैसे शहर में आपको उदाहरण दे दें, शहर में सब पक्की रोड आ गई हैं, सब लोगों ने ज़मीन, कहीं कच्ची ज़मीनें, पक्की रोड, तो जब पानी सोखेगा नहीं, तो मिट्टी आपने मिट्टी की जगह शहर में बिल्कुल ख़त्म कर दी, तो वो पानी सूखता नहीं, वो पानी का नदी नालों में बह जाता है, इधर बर्बाद हो जाता है। और जब नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी जाएगा तो वहाँ भाप बन के उड़ जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन गांव में अगर सारे पानी उड़ जाए भाप बन के, तो गांव वाले सिंचाई कैसे करें? तो गांव वालों के लिए जहाँ खेती है, मान लीजिए शहर का पानी अगर बर्बाद हो रहा है फिर भी एक बर्दाश्त किया जाता है। हालांकि यहाँ भी दिक्कत है, क्योंकि आप शहर में भी पानी का लेवल ख़त्म हो जाएगा तो जो शहर का वाटर सप्लाई है, ये यहाँ जिन शहरों में नदी नहीं है आसपास, तो वहाँ की वाटर सप्लाई है, तो उस वाटर सप्लाई को ज़मीन से पानी निकाल के देंगे। तो ज़मीन में जब पानी जा ही नहीं रहा तो ज़मीन में से निकलेगा कैसे? तो ये तो हम जब बाद में पानी जल पीने वाले पानी की जब चर्चा करेंगे तो इन विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ कृषि संबंधी, जल सिंचाई संबंधी चर्चा कर रहे हैं। तो ये समस्या है कि हमको जल संरक्षण इस तरह करना है कि पानी का वो जो जितना है उसका हम संरक्षण करें, मतलब उसको रोकें और ज़मीन में जाए, और ताकि हम पंपिंग सेट लगाएं या और लगाएं तो उससे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो मैंने अभी आपको चर्चा की थी कि पानी की जो अब ये सोच लीजिए कि जो अभी मैंने चर्चा की परियोजनाएं वितरण करेंगे और उसकी मरम्मत और योजनाएं कैसे लगें। अब इस पर हम आ जाइए कि ये आपने समझ लिया कि लघु सिंचाई, वो ये सिंचाई क्या है, लघु सिंचाई। अब जरा सूक्ष्म सिंचाई की बात भी हम आपको बता दें, तब हम चर्चा करेंगे कैसे इसका ग्रामीण में लोग इसका उपयोग, ग्राम पंचायतें, इससे गांव सरकार कैसे इसका उपयोग करेगी, तब हम चर्चा करेंगे। अब सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन करते हैं, इसको जो माइनर इरिगेशन करते हैं लघु सिंचाई को, और उसको माइक्रो इरिगेशन करते हैं। अब माइक्रो इरिगेशन चाहे सूक्ष्म सिंचाई के बारे में आप लोगों को देखा सब ने होगा, लेकिन ये शब्द आपको लग रहा है कि ये क्या भाई, और जबकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब माइक्रो सिंचाई आ गया है कि अभी तक हम लोग जो पानी ट्यूबवेल से या पंपिंग सेट से निकालते थे, तो मान लिया अगर खेत में है पंपिंग सेट लगा हुआ तब तो ठीक है, खेत में पंपिंग सेट है, वहीं पानी खोल दिया हमने और जितनी ज़रूरत हो पानी की नाली बना दिया और नाली के द्वारा अपने खेत की सिंचाई कर दी। अब वो खेत में सिंचाई जब होती है पानी से तो दिक्कत होती है कि पानी एक जगह गिरेगा और पानी नाली जाएगा तो धीरे धीरे पानी जो है ज़मीन में सबको सुखाते हुए सूखते हुए धीरे धीरे आगे जाएगा। तो जहाँ आपको पानी की ज़रूरत पेड़ों को मान लीजिए कि 100 लीटर की ज़रूरत है, तो वहाँ जो नाली के से पानी भेजेंगे तो वहाँ को पहले 400 लीटर पानी देना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे सूखते हुए जाएगा तब पूरे खेत में पहुँचेगा।
तो अब 300 लीटर, तो उदाहरण के लिए था, हम ही नहीं जाना कि 300 लीटर या 100 लीटर लेगा, लेकिन 300 लीटर पानी आपका बर्बाद हुआ, जबकि खेत को चाहिए सिर्फ 100 लीटर उस समय, लेकिन आपकी मजबूरी है क्योंकि एक जगह पानी गिरेगा और पूरे खेत में आपको फैलाना है, तो यहाँ से वो पानी धीरे धीरे ज़मीन को सूखते हुए और वो आगे बढ़ेगा और तब आखिरी एंड तक वो पहुँचते पहुँचते बहुत सारे पानी ज़मीन सूख लेता है, जबकि उतनी पानी की वहाँ ज़रूरत रहती नहीं। तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए लोगों ने कहा कि इसके दूसरे भी तरीके अगर निकाला उन्होंने, और वो तरीका है कि पानी के, एक तो पानी के छिड़काव के माध्यम से सिंचाई, छिड़काव के माध्यम से स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल, और एक ड्रॉप सिस्टम उन्होंने निकाला है। ड्रॉप सिस्टम का और स्प्रिंकल उन्होंने बड़े बड़े गांव खेत में, उन्होंने खेत में जगह जगह वो फव्वारे टाइप का पाइप लगा दिया है, और उस फव्वारे से पानी पाइप में जाते हैं, जब सिंचाई करना होता है तो उस पाइप को बिछा देते हैं, और पाइप को बिछा देते हैं तो चारों तरफ पानी फैल के, जैसे वर्षा का पानी होता है और जितनी ज़रूरत होती है उसको बरसात के पानी से, तो उसमें क्या होता है कि बराबर हर पूरे खेत में पानी आपका फैल जाता है एक साथ, और जितनी ज़रूरत होती है उतनी होती है, तो बहुत ही पानी का बचाव होता है। इसको कहते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। और ड्राप सिस्टम क्या है कि धीरे, वो भी पाइप से ही होता है, वो धीरे धीरे पानी जो है पाइप करता है तो ड्रॉप गिर गिर के पेड़ों के जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस नाली में ज़रूरत है वहाँ पानी उसी नाली में जाएगा, और ड्रॉप सिस्टम बूंद बूंद पानी, मतलब बूंद बूंद पानी जो कहिए ड्रॉप सिस्टम का बूंद बूंद पानी। तो ये तो छिड़काव का पानी और एक बूंद बूंद पानी, इसको उन्होंने माइक्रो। तो अब ये भी लघु सिंचाई में आता था। अब आपने देखा कि लघु सिंचाई में बोरिंग, ट्यूबवेल, स्प्रिंकल और बूंद बूंद पानी, ये सब सिस्टम, ड्रॉप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, ये 4-5 चीज़ें आ गई हैं। इसके माध्यम से किसानों ने वो सिंचाई का व्यवस्था की गई है ताकि किसान अपने खेतों की अच्छी ढंग से सिंचाई करें और इसका एक पैदावार अच्छा करें। अब हाल ही में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का बड़ा विस्तार से मोदी सरकार ने घोषणा किया है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और ये बड़ा, इसमें सारी चीज़ें सिंचाई के बड़े विस्तार से लाई गई हैं। और इसके नाते उन्होंने नारा भी दिया, उन्होंने नारा भी ये प्रधानमंत्री का नारा दिया है कि उन्होंने एक नारा ये दिया कि हर खेत को पानी, मतलब एक अच्छा व्यवस्था दिया उन्होंने, मैं आता हूँ, हर खेत को पानी और बूंद बूंद अधिक फसल। अब देखिए, हर खेत को पानी, बूंद, मतलब इन 4 तरीकों से आप, उनकी कोशिश है कि हर खेत को, मतलब कोई खेत ऐसा ना रहे कि सिंचाई के बिना वो रह जाए, देखिए पानी नहीं पहुंचेगा तो सिंचाई नहीं होगी तो फसल होगी नहीं। तो ये पहले क्या था कि पहले लोग जितना वर्षा के पानी पर निर्भर करते थे, सीजन के हिसाब से बोते थे, जितना हो गया, नहीं हुआ तो वो अपना छोड़ देते थे। लेकिन अब जिस तरह से आबादी बढ़ी है, सबको खिलाना है, पैदावार है, और अब कृषि में लागत भी तो लग रहा है ना। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहले किसानी में लागत नहीं लगती थी, लोग बो देते थे, जोत देते थे, जोत के बीज छिड़क दिए और भगवान के ऊपर निर्भर करते थे। तो इस व्यवस्था में तो आप लागत उतनी लगती नहीं थी, और लागत लगती नहीं थी, फिर भगवान के भरोसे रहते तो हो गया, नहीं हुआ तो ऐसे जीवन का कोई स्तर था नहीं, किसी तरह पेट पालना था, इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अब जब ज़िंदगी को किसान का एक पूरा का पूरा, किसानों पर एक उसका बड़ा अच्छा खासा जीवन उस पर निर्भर हो गया है, बहुत भारी दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है, सबका पेट पालना है, सबके जीवन स्तर को निभाना है, उसी से उनको स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, उसी खेती से उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, एजुकेशन की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी है, और मुकदमेबाजी है, और ये शादी विवाह, ये तमाम चीज़ें जब है तो अब ये रिस्क तो नहीं ले सकते कि हमारा खेत फसल पैदा हो या ना हो। अब तो आपको हर हालत में सिंचाई की व्यवस्था करके उत्पादन करना ही करना है, चाहे आपको कितने भी मुश्किलात उसके लिए आपको उठानी पड़े। तो अब वही हो रहा है, तो इसलिए अब ये रिस्क नहीं ले सकते। तो अब बिना हर खेत को अगर पानी नहीं पहुंचेगा, अगर, तो आप देश की क्या हालत होगी या किसानों की हालत होगी, तो त्राही त्राही मच जाएगा। तो इसीलिए ये व्यवस्थाएं अब वो आप समझिए पूरी तरह से अब तेज़ी से बदल रही है। और ये जो हर चीज़ में जैसे हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं ना, जैसे हम अपने जीवन में भी आधुनिकीकरण करते हैं कि आधुनिक बनो, तो कृषि का भी तो आधुनिकीकरण होना चाहिए। जैसे कृषि के आधुनिकीकरण की ही व्यवस्था है, क्योंकि कृषि बहुत बड़ा उत्पादन है। जैसे आप उद्योग में आपने आधुनिकीकरण किया, कंप्यूटर आया, क्या क्या आया, सब उद्योग में व्यवस्था कर रहे हैं,
और वो लोगों को उससे सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको कृषि को भी बिल्कुल आधुनिक बनाना है। आधुनिक बनाने का मतलब जो कुछ भी आधुनिक मतलब बेहतर से आधुनिक का मतलब ही जान लीजिए वो होता है वो कि आधुनिक का मतलब कोई नया नहीं, आधुनिक का मतलब ये समझ लेती है कि जिससे जो व्यवस्था कल थी उससे अगर आज कोई ऐसी नई व्यवस्था आई है जिससे कि हमको ज़्यादा उसको उपयोग करने से ज़्यादा लाभ मिल सकता है और कम श्रम में ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो उसको हम उसका उपयोग करेंगे। और यही आधुनिक व्यवस्था है। और ये रिसर्च होते रहते हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, तमाम कृषि के अनुसंधान केंद्र हैं, जल बोर्ड बने हुए हैं। जल की व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुत सारे विभाग बना रखे हैं कि कैसे हम जल का व्यवस्था करें और ताकि चाहे दूर सुदूर पहाड़ों में भी बता सकें, मैदानी इलाकों में पहुंचा सकें। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे जहां सूखा है, जैसे रेगिस्तानी इलाके तक भी हम कैसे पानी पहुंचा सकें। ये सारी व्यवस्थाएं जो है सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अपने स्तर पर करती हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये है आपकी चर्चा का विषय गांव के स्तर की है, तो जो गांव सरकारें करती हैं उस पर हम, गांव सरकार करेगी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो योजना है, इसमें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो आपको बता दें कि ये अभी तक जो है जल की जो योजना है वो जिले स्तर पर बनती थी। जो केंद्र सरकार जो बनाती थी तो वो राज्य स्तर बनाती थी, वो योजना बनाती थी, फिर जिले स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था की। लेकिन ये पहली बार हुआ, और देखिए इसीलिए हम लोग की बात को महत्व मिल रहा है। पहली बार हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, ये जो सिंचाई की योजना है ये हम अब ग्रामीण स्तर पर इसकी योजना बनाएंगे, क्योंकि हर गांव की ज़रूरत सिंचाई की अलग अलग है। मान लीजिए किसी गांव में एक भी नदी नहीं है, एक भी पोखरा नहीं है, तो वहाँ तो साल ज़मीन के पानी से ही आपको सिंचाई करने पर, नहर भी नहीं है। अच्छा, नहरें भारत में बहुत ज़्यादा गांव गांव तो पहुँची नहीं है। तो अब जब आपको ऐसे गांव में जहाँ की नहर नहीं है, जहाँ की तालाब नहीं है, जहाँ की ये और भी साधन नहीं है, तो वहाँ तो एक ही साधन है, ग्राउंड वाटर, ज़मीन के पानी। ज़मीन का पानी मैंने फिर वहाँ सिर्फ लघु सिंचाई। और ज़मीन के पानी में 3 तरीके मैंने बताया कि ज़मीन के पानी में आप ट्यूबवेल और जब पंपिंग सेट पर चाहिए, या ट्यूबवेल पंपिंग सेट लगा के वो स्प्रिंकलिंग वाटर ड्रॉप इरीगेशन करिए, यही तो तरीके हैं। तो अब ये हर गांव में इन्होंने एक अच्छी, बहुत ये स्वागत योग्य है कि अब उन्होंने सिंचाई के लिए जो व्यवस्था बनाई है, वो कहा कि अब हर सिंचाई की जो योजना होगी वो गांव स्तर तक के योजना बनानी जाएगी। और इसमें अब जब सरकारी ने महसूस किया कि अब सिंचाई की योजनाएं गांव स्तर के अनुसार बनाई जाएंगी, तो आप गांव का स्तर बनाने का मतलब आप स्वाभाविक रूप से आप गांव पर सरकार की जरूरत पड़ गई। आखिर गांव स्तर पर कौन बनाएगा? गांव स्तर पर वो सरकारी अफसर तो आगे और कर्मचारी बनाएंगे नहीं। तो ये तो आप महसूस किया लोगों ने। देखिए धीरे धीरे, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे देश का आगे बढ़ेगा लोग समझ जाएंगे कि बिना गांव सरकार बनाई देश का हम गांव और विकास नहीं करते, और बिना गांव के विकास होते ही देश की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ, और ये कटु सत्य है, समझ लीजिए। कटु सत्य जिसका मतलब आपको भले बुरा लगे कि नहीं हम दिल्ली से कर लेंगे, केंद्र से कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते। 1000 विभाग खोल लीजिए दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में, जब तक आप गाँव को सशक्त नहीं करेंगे, अधिकार नहीं देंगे, उनको पूरा का पूरा व्यवस्था चलाने का अधिकार अपना नहीं देंगे, तब तक आप इस देश में कभी भी देश को संपन्न नहीं बना सकते हैं। और इतनी बड़ी आबादी का आप पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, उनको खुशहाल और उनको संपन्न नहीं बना सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, चाहे बार बार मैं कहूँ, भले मेरी बात आज आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन एक दिन हमारी बात आपको समझ में आएगी, और यही एक मात्र विकल्प है। तो इसीलिए हम, और संविधान के लोगों ने इसको समझा, तभी तो ये 29 विभाग उनको दिया। तो लेकिन अब चूंकि 29 विभाग कोई समझ ही नहीं रहा कि कैसे इसका हम उपयोग करें, तो अब इसीलिए ये गांव सरकार की महत्ता है। अब ये मैं जैसे आपकी सिंचाई के बारे में बताया, तो अब ये बताइए गांव के लोग क्या करें इसमें। अब गांव पंचायत मान लीजिए मिल गए, तो अब ये जो सरकार ने क्या किया है कि इन योजनाओं के लिए एक बड़ा भारी व्यवस्था की है सब्सिडी देने का। क्योंकि वो जानते हैं कि गांव के किसान लोग एक तो वो जानकार नहीं हैं चीज़ों के, अनपढ़ किसान हैं ज़्यादा। फिर उनके पास पैसा नहीं है। अब ट्यूब किसके पास पैसा है कि पंपिंग सेट 6000, 7000, 8000 का पंपिंग सेट लाए? किसके पास पैसा है कि वो स्प्रिंकलिंग वाटर के लिए वो पूरा पाइप ला के हज़ारों खर्च है वो ला के वहाँ लगवावे? किसके लिए ड्रॉप वाटर सिस्टम लगवावे जिससे कि पानी बूंद बूंद खेतों में जाए? या किसके पास पैसा है कि जो कि मान लीजिए उसके पास खेतों में
पक्की नाली बना कर अपने अपने खेत तक पहुँचाए, और इतनी पूंजी कहाँ है उनके पास। तो इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि लघु किसानों को, जो लघु उद्योग से जुड़े लघु सिंचाई वालों किसानों को या ये सूक्ष्म सिंचाई वालों को, इनको अनुदान देके, क्योंकि अनुदान देंगे तो वो व्यवस्था वो मशीनें और ये जो जरूरत चीज़ें होंगी वो खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो अपने खेत को पानी पहुँचाएंगे। तो सरकार ने इसीलिए जब योजना बनाई कि हर खेत को पानी, तो हर खेत को पानी और हर बूंद का प्रति बूंद अधिक फसल, सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि हमने किया है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, तो हम इसको करेंगे। इसके करने के लिए उन्होंने अनुदान की व्यवस्था की है, और अनुदान की व्यवस्था समझ लीजिए कि मतलब आपको बताएं कि 75 इस पर जो खर्च आने वाले हैं 75% से लेकर 90% तक सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है, ताकि किसानों को पानी की सुविधा हर खेत तक पहुंचाई जा सके। और 10% को उन्होंने व्यवस्था दी है कि 10% किसान अपना लगाए और 90% सरकार लगाएगी, 10% वो अपना लगाएगी। वो पूरा स्प्रिंकल सिस्टम, वो छिड़काव वाली जो पूरी व्यवस्था है, मशीन है, उसको पैसा अनुदान 90% दे रहे हैं। ड्रॉप इरिगेशन के लिए जो खर्चा है उसको दे रहे हैं। आप इस पे पंपिंग सेट पर वो अनुदान देते हैं, और ट्यूबवेल लगाने पर अनुदान देते हैं, सोलर पंप लगाने पर अनुदान सरकार दे रही है। तो ये सारे पर जा रहे हैं। अब यही जो है ये व्यवस्था में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सरकार ट्यूबवेल जो लगाई उसकी व्यवस्था मैंने बता दिया कि गांव वालों को कैसे उनका प्रबंध करना है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इनको समझने के लिए, गांव के किसान अनपढ़ हैं, जान नहीं सकते हैं इस व्यवस्था को, में बड़ी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। अगर आप अनुदान लेने जाइए तो एक लंबी प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि आप अनुदान आपको चाहिए तो आप गए और तुरंत वीडियो साहब के यहाँ या कृषि वीडियो के यहाँ गए और बैठ गए और पैसा मिल गया और आपने लगा लिया, ऐसा नहीं है। तो जैसे बैंकों में आप लोन लेने जाते हैं तो कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं, अनुदान लेने में तो और बहुत घोटाले हैं। अनुदान देने वाले आपको 90% अनुदान नहीं देंगे, कहेंगे 40% अनुदान देंगे, 40% मुझको दीजिए तब दिलवाएंगे। घूस खास बेईमानी ये सब आपका सरकार का जो व्यवस्था आती है, आप जानते हैं जहाँ सरकार का पैसा आया उसको लूटने के लिए पहले से बैठे रहते हैं लोग, कि कैसे सरकार का पैसा आवे और इस किसी स्कीम में उस स्कीम को फिल करने के लिए, उसको लूटने के लिए, और उसमें अपना कमीशनबाजी का धंधा शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मान लीजिए गाँव में अगर गांव सरकार रहती तो अब ये जल सिंचाई के लिए, लघु सिंचाई के लिए एक कमेटी बना देती। सिंचाई के लिए आप लघु सिंचाई का पूरा मान लीजिए एक सिंचाई कमेटी बना देती, उसमें भी 6 लोग होते। और मैं बार बार कहता हूँ हर कमेटियों में 6 लोग होंगे, इस कमेटी में 6 लोग होंगे। वो जानते हैं कि वो उनको प्रशिक्षित किया जाता, उनको बताया जाता कि कैसे कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना से हमको गांव में पहुंचाना है, किस योजना में कितना पैसा मिल रहा है, किस योजना से लोगों को राहत दिलाई जा सकती है। वो बैंकों से बात कर सकते थे, वो जाके विभाग में उन लोगों को जानकारी हो सकती थी, विभागों से गांव में पहुंचाते, ताकि उन लोगों को किसी तरह से कोई उनसे घूस घास नहीं लेता, उनसे बेईमानी नहीं करता, और जितना जो सरकार दे रही है उन तक वो पहुँचाते। और जहाँ उनको प्रबंध करना होता था सरकारी व्यवस्था के हिसाब से वो व्यवस्था करते। और मान लीजिए किसी गांव में कोई नहीं करते हैं लोग और चाहते कि वो लोग गांव पंचायत खुद करे, तो खुद ही गांव पंचायत अपना वो मशीन ला के लगा, जगह जगह स्प्रिंकल वाटर वाला व्यवस्था लगा देती, जगह जगह ड्रॉप वाटर वाला सिस्टम लाती। अपने ही गांव में 10 जगह वो बोरिंग करवा देती गांव पंचायत, कि भाई आप लोग नहीं करते, हम बोरिंग करवा रहे हैं, आप बोरिंग से हमारे पैसा लीजिए, और आप हम डीजल पंप भी अपना गाँव वाले खरीद सकते हैं, पंचायतें और गाँव वाले पंचायत खरीद के, और वो लगा देती, और जिसको पानी होता है उस पानी को देती, और उसे पैसा भी कमाती। अब ये लोग एक एक आदमी, आप देखिए एक गांव में एक एक गांव किसान बैठ एक एक पंप ले आके खरीदता है, और उस पंप से रखता है, खेत में ले जाता है, फिर आता है। गांव पंचायतें 10 पंप खरीद लेती, जरूरत पड़ती 5 पंप खरीद लेती, जरूरत पड़ती 20 पंप खरीद लेती, और उस 20 पंप लगाने के लिए 20 लड़कों को रोजगार देती, और भाई ये पंप चलाओ और गांव के लोगों को सिंचाई करो। गांव के लोग इस पंप की सिंचाई के वाले मामले में एकदम निश्चित रहते हैं कि भाई ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी हमारे गांव के लोग जो है, गांव पंचायत है, हम अपना कह देंगे, अपना गांव पंचायत ने कर रखा है सारी व्यवस्था, और हमारी सिंचाई का साधन पूरा गांव पंचायत खुद व्यवस्था कर रही है। तो कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो हर आदमी डीजल के लिए दौड़ रहा है, हर आदमी पंप बिगड़ गया तो उसको बनवाने के लिए दौड़ रहा है, उसको जानकारी है नहीं, हर आदमी लोन के लिए एक एक आदमी दौड़ रहे हैं, सरकारी दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। ये सब तो सबका गांव में वही हमारी 6 आदमी कमेटी सारा का सारा गांव में कर देती, किसी को कहीं जाने की
ज़रूरत नहीं महसूस होती। एक समझिए कि ये पूरी जो सिंचाई की पूरी व्यवस्था होती, हर खेत को पानी और हर बूंद का इस्तेमाल ये लोग कर सकते थे। कितना आदर्श व्यवस्था ये बन सकती थी अगर गांव सरकार होती। लेकिन अब इन चीज़ों पर आप ध्यान तो देंगे नहीं और लोगों को अपने अपनी तकदीर पर छोड़ देंगे। देखिए, विकास या कोई, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई व्यवस्था बना देने से व्यवस्था का लाभ नहीं मिल जाएगा। आपने बहुत सुंदर व्यवस्था बना दी, बहुत बढ़िया भोजन बना दी, अरे कोई परोसने वाला भी तो हो। बहुत बढ़िया भोजन बना के खुशबू आ रहा है भोजन का, लेकिन बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भोजन आ गया। मान लीजिए भोजन भी आ गया, अब भोजन करके क्या करेंगे? कहीं जल की तो व्यवस्था पीने की भी होना चाहिए, कोई जल तो देने वाला आपको होना चाहिए। या जल मान लिया आप ले भी ले, लेकिन वहाँ जल तो होना चाहिए कहीं आसपास। अब बहुत सुंदर भोजन किया, बड़ा खुशबूदार भोजन किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन किया, अब पता लगा कि आपको कहीं जल ही नहीं मिले, तो आप तड़पड़ा रहे हैं कि यार ये सब बेचैन हैं कि ये सब खा तो बहुत सुंदर भोजन किया, जल नहीं। यानी कि जब तक कोई व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था को शुरू से लेके अंत तक, उपयोगिता बहुत है, लेकिन उस उपयोगी व्यवस्था को भी शुरू से लेकर अंत तक उस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए आपको एक तैयार ज्ञान होना चाहिए। उस लाभ को लेने के लिए आपको एक अपना व्यवस्था बनाना चाहिए कि हम उस लाभ को ले सकें। और ये गांव के जल की पूरी जो व्यवस्था है, वो गांव पंचायत बहुत आसानी कर देती है। देखिए, गांव के लोग जल के साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, उनको सब मालूम है कि कैसे पानी को रोका जा सकता है, कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कैसे पोखरी में पानी को ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सारा पानी, गांव का ज़्यादा पानी बरस रहा है तो पोखरी में लबालब हो जाए, पोखरी से पानी बह न जाए, पोखरी को ऊंचा कर दें ताकि सिंचाई के साधन हो और पैसा भी कमा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा तालाब है किसी गांव में, अब उस गांव के तालाब का पानी है, गांव वाले अपना 20 पंप वहाँ लगा दिए गांव में अपने पैसे से। अब जब भी सिंचाई का तो हमें और किसी जरूरत है ही नहीं, उसी 20 पंप से पूरे गाँव के हम उस पोखरे के पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। और जब पोखरे के पानी का जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें इतना लबालब रहेगा कि उसको, और देखा कि पानी सूख रहा है तो पोखरे को और खुदाई कर देंगे, और गहरा पोखरा हो, अगले बार में उस पोखरे में और पानी आ जाएगा। जरूरत जिसको उनको लगेगा कि हमें कितने पानी की जरूरत होगी और नहीं, और में जरूरत होगी तो और पोखरा बना देंगे, एक अगल में खुदवाई देंगे। मनरेगा के तमाम मजदूर हैं, एक नया पोखरा बना के चारों गाँव के चारों तरफ हम सिंचाई उद्देश्य के लिए पोखरा लगा सकते हैं। गाँव के चारों तरफ पोखरे बना कर चारों तरफ उसमें पंप लगा सकते हैं, पूरी की पूरी सिंचाई की व्यवस्था गांव वाले अपना गांव पंचायत खुद कर सकते हैं। इतनी संभावनाएं हैं, ये समझ लीजिए कि गांव सरकार बनने के लिए। तो इसलिए इसको मैं एक एक विषय इसीलिए आपसे बता रहा हूं कि जब एक एक विषय आप समझेंगे, हर विषय को आप समझेंगे, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि गांव के कैसे लोग सिंचाई के साधन को कितना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और बहुत लोग बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं को हम बात नहीं करें, उसके लिए तो जो विशेषज्ञ लगे हुए वो तो करने दीजिए, लेकिन ये सब तो आप गांव के लोग ही कर पाएंगे, गांव के लोग ही कर पाएंगे। और ये इससे समझ लीजिए हमारी 75% समस्याएं गांव के सिंचाई की साधन होती है। प्रधानमंत्री के इस बहुत बड़ी योजना को मैं उनको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, इतनी बड़ी योजना उन्होंने प्रधानमंत्री जल सिंचाई, जिसमें बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल और हर खेत को पानी, एक मैं उनको धन्यवाद दूंगा। देखिए, सरकारें जब अच्छा काम करें तो आपको उसका गुणगान भी करना चाहिए, और सरकारें गलत काम करें तो खुल के आलोचना करना चाहिए, बिल्कुल निर्भीकता से आलोचना है कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो इसमें कोई राजनीति नहीं है। सरकार कर रही है जहाँ अपने दायित्व को समझ कर रही है, उसका संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन करें, और बिना जल के अधिक से अधिक उत्पादन नहीं हो सकता है। तो कृषि में बताया आपने कि कैसे भूमि की अच्छी भूमि ठीक करना पड़ेगा आपको, कृषि के लिए जो और आपको ज़रूरतें हैं वो मैं बता चुका हूँ, दोहराई जरूरत नहीं है। और ये जल का, अगर ये तीनों प्रबंधन ठीक हो जाए, तीनों प्रबंधन, देखिए किसान की स्थिति सुधरेगी, और धीरे धीरे जब किसान सक्षम होगा तो और भी किसान अपने आगे बढ़ेगा। एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो कमेटियाँ बनेंगी ना, 1, 2, 3 साल तक इनको दिक्कत होगी चीज़ों को जानने के लिए। जैसे ही इनके प्रशिक्षित हो जाएंगे, जैसे जान जाएंगे, जैसे उसके जल की व्यवस्था कोई आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि वैज्ञानिक व्यवस्था है। तो ये कोई हर आदमी नहीं समझ सकता है। जैसे मान लीजिए खेत है बहुत ऊंचे, आपका गांव बहुत ऊंचे पे है, और थोड़ी ऊंचाई पर सारा पानी बरसा और सब ढह के दूसरे गांव में चला गया, आपके पास बचा ही नहीं कि आपके गांव पर के पानी कि आप उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए तुरंत जब तक आप गांव में अपने सारे तरफ गांव को पानी को रोकेंगे नहीं, तब तक सारा आपके गांव का पानी दूसरे गांव में चला गया।
तो ये बहुत बड़ी 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 समस्या है। उसी तो देश स्तर पर इसकी समस्या है। एक देश का पानी दूसरे देश में चला जाता है, एक देश की नदी का पानी दूसरे नदी में चला जाता है। एक उतने व्यापक हो नहीं जाएंगे हम इससे, है तो ये, लेकिन 2-3 साल 4 साल तक आप अगर इसमें अगर प्रशिक्षित लोग इसमें लग जाएंगे, गांव के लोग ज्ञान हो जाएगा, तो वो बड़े आसानी से अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं एक विषय आपको बताता हूँ। और जल प्रबंधन के बारे में आप जानिए, और ये बड़ा रोचक भी है। और देखिएगा कि बिना हमारा ये गांव सरकार के बारे में बताने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हर काम को हर आदमी करने के लिए बिल्कुल परेशान रहता है। सब आदमी सब काम नहीं कर सकते हैं। कोई जल प्रबंधन का काम कर सकता है, कोई भूमि का कैसे उत्पादक बनाया जाए, कोई ये कर सकता है, कोई ये देखता है गांव में खेती में कौन बीज चाहिए, कौन दवा चाहिए, कोई ये काम करता है। अब एक ही आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो दवा के बारे में जाने, मिट्टी के क्वालिटी के बारे में जाने, मिट्टी के सुधार के बारे में जाने, उसके कानून के बारे में जाने, जल के बारे में जाने, तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए, और खासकर गाँव में जहाँ अनपढ़ लोग हैं, तो जब नहीं जानते हैं तो वो भाग्य पर होते हैं कि मेरे भाग्य खराब। अरे भाग्य होगा तो बाद में आएगा, पहले कर्म तो करिए। पहले कर्म करने से अगर सफलता नहीं मिलती है तब ना भाग्य की बात आएगी। कर्म किया ही नहीं, पहले भाग पर होना शुरू कर दिए कि अरे भगवान में हमारे भाग में नहीं लिखे हैं, तकदीर में नहीं लिखा, हमारे गरीब हैं। ये सब गरीबी, सब आपको साधन मिल रहा है, उस साधन का उपयोग करना जान जाइए, तो 50% समझिए आधी गरीबी तो वैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी। और आधी गरीबी गांव के लोग सहयोग कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी, सब संपन्न हो जाएगी। तो मेरा यही चाहता है कि गांव सरकार से देश में समृद्धता भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, और गांव का विकास होगा, गांव का जो तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। और जब देश की तरक्की होगी तभी हमारा जो सपना है कि देश को दुनिया का अग्रणी देश बनाएं, तो तभी बन पाएंगे जब हम पूरे हर तरह से संपन्न होंगे। जब गांव का एक आदमी से लेके और दूर सुदूर राजधानी बैठा हुआ आदमी सभी संपन्न होंगे, तभी हम देश में अग्रणी बन पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इन बातों को जो हम कह रहे हैं उसको चिंतन मनन भी किया करिए, और जितना जल्दी हमको गांव सरकार बना पाएंगे उतने ही जल्दी हम इस देश को संपन्न बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।